Hello friends, in this video I am going to explain about education in Vedic period. It is a stage of first year B.Ed first year और कोड इसका 101 है। वैदिक सिस्टम की हम बात करें तो स्टार्ट होता है 2500 BC टू 500 BC। और इसमें मैंने जो एक क्वेश्चन टाइप इसको नोट किया है, यानी पहले क्वेश्चन नोट किए देन उसके कुछ पॉइंट्स इन एग्जाम according to your requirement, according to marks you can increase the material within the headings। जो मैंने हेडिंग टाइप या थिंग्स हैं उनमें आप अपने अकॉर्डिंग एग्जाम के टाइप में या फिर जो मार्क्स हैं उनके अकॉर्डिंग आप उसको इंक्रीज कर सकते हैं। बट इस वीडियो को देखने के बाद अबाउट यू अंडरस्टैंड अबाउट दी ऑल रिलेटेड टू एजुकेशन वैदिक पीरियड। और नेक्स्ट वीडियो में मैं बनाऊंगा एजुकेशन मेडिएवल पीरियड, सॉरी बुद्धिस्ट पीरियड एंड देन मेडिएवल, एंड देन एक वीडियो बना दूंगा मैं 20 मिनट्स के अंदर कंपेरेटिव स्टडी, व्हाट आर द सिमिलरिटीज एंड इम्प्रूवमेंट और यू कैन से डीमेरिट्स। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आपने सुना होगा कि एजुकेशन अगर हम सिविलाइजेशन की बात करें तो इंडिया इज ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन एंड एजुकेशन भी सबसे पहले स्टार्ट हो गई होगी। बट यह क्या है ना कि अपने यहाँ के राइटर्स या कुछ लिखें तो उसका इतना इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती जितना कि फ़ॉरेन अगर बोल दें तो। अगर हम फ़ॉरेन राइटर की बात करें तो जैसे F.W. थॉमस ने कहा है कि देयर हैज़ बीन नो कंट्री एक्सेप्ट इंडिया वेयर द लव ऑफ लर्निंग हैड टू सो अर्ली इन ओरिजिन। जैसे अर्ली ओरिजिन में मतलब ये सबसे पहले ओल्डेस्ट है ऑलरेडी, और हैज एक्सरसाइज सो लास्टिंग एंड पावरफुल इन्फ्लुएंस। तो इस कोट को देने के बाद भी हम अपने स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे वेदा सिस्टम थे, यानी यहाँ वेदास पढ़ाए जाते थे। वेदास को जैसे एक रिचुअलिस्टिक सोचते हैं बस, बट वो रिचुअलिस्टिक नहीं है। दे हैव अबाउट वे ऑफ लाइफ, वे ऑफ स्पीकिंग, ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू दैम। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन इसमें जो लिखा है वो है आपका डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ वैदिक सिस्टम एजुकेशन। वैदिक सिस्टम क्या था एजुकेशन ऑफ एजुकेशन में, उसके मेन फीचर्स आपको यहाँ बताने हैं। तो मेन फीचर्स में आप टू टाइप ऑफ मेनली फीचर्स बताओगे। एक तो एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, फाइनेंस ऑफ एजुकेशन कैसे होती थी, स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन कैसा था। तो एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो दिस कम अंडर द गुरुज, गुरु संभालते थे उस सिस्टम को, गुरुकुल को। और फाइनेंस की बात करें तो ये फ्री फ्रॉम द स्टेट कंट्रोल था, मतलब स्टेट का कोई भी रोल नहीं था। जो किंग वगैरह होते थे उन वो रेगुलेट नहीं करते थे, ये सब गुरु के अंडर होता था। और जो एजुकेशन थी वो अकॉर्डिंग टू फाइनेंस कंडीशन थी। अगर ज़्यादा अच्छा गुरुकुल है, मतलब ज़्यादा फाइनेंशियल सिस्टम है अच्छा है, तो अच्छी और ज़्यादा उसमें फैसिलिटीज और यू कैन से अबाउट मोर एजुकेशन सिस्टम हुआ करते थे। बट अगर उसमें कम है तो अकॉर्डिंग टू सोर्सेज पर डिपेंड करता था। सोर्सेज ऑफ इनकम क्या थी, गुरुकुल कहाँ से अर्न करते थे, वो डोनेशन थी और गुरु दक्षिणा थी। पीपल्स जो उन पे बनता था दे कैन डोनेट देम। जैसे किसी बर्तन है समथिंग तो वो उसको डोनेट कर सकते हैं। किसी के पास क्लॉथ हैं दे कैन सबमिट। एंड अगर किसी के पास खाने पीने कोई आइटम है, ग्रेनरीज हैं जिसमें गेहूँ, व्हीट, राइस, दे कैन डोनेट टू द गुरुकुल सिस्टम। तो ये था इसमें सोर्स ऑफ इनकम। और बाद में जब जो स्टूडेंट एजुकेशन ले लिया करते थे, पढ़ने के बाद जो उन पर बनता था वो गुरु दक्षिणा में देते थे। तो ये सिस्टम चलता था। फिर स्ट्रक्चर की बात करें या ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो टू टाइप ऑफ एजुकेशन सिस्टम था, एक था प्राइमरी और दूसरा था हायरी। प्राइमरी की बात करें तो इसमें 5 ईयर्स का जब स्टूडेंट होता था, बच्चा हो जाता था, तो उसको एजुकेशन स्टार्ट हो जाती थी। उसके संस्कार जैसे आपको पता है हमारे कल्चर में, यानी हिंदू ट्रेडिशन कल्चर के अकॉर्डिंग संस्कार स्टार्ट हो जाते हैं जस्ट बॉर्न, बच्चे के जन्म लेते ही उसका संस्कार शुरू। तो एक संस्कार है विद्या आरंभ संस्कार, इसमें ये फैमिली में स्टार्ट हो जाता था। हाउस और होम इज अ स्कूल, फर्स्ट स्कूल ऑफ अ चाइल्ड, एंड मदर इज अ फर्स्ट टीचर ऑफ अ चाइल्ड। तो ये सिस्टम हुआ करता था। एज 5 ईयर थी। तो ये बेसिक डेटा यू हैव टू रिमेंबर टू राइट दीज थिंग्स एंड यू कैन इंक्रीज थ्योरीज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन और लेंथ आप उसमें ऐड कर सकते हैं। तो अब इसमें आगे देखते हैं आगे और क्या क्या सिस्टम है। तो इसमें आप देखोगे जो बेसिकली सिस्टम की हम बात कर रहे थे उसमें स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन आता है इसका। तो ये हायर एजुकेशन की हम बात करें तो इसमें ये गुरुकुल में होती थी। उसका एंटर करने के टाइम पे उपनयन संस्कार होता था।
जिसमें जनेऊ दिए जाते थे स्टूडेंट को। एक आम तौर पर कहा जाता है कि जनेऊ बस ब्राह्मण पहनते हैं, ऐसा नहीं है। जनेऊ सभी स्टूडेंट पहनते थे जो एंटर करते थे गुरुकुल में। उनको एक तरह से कुछ ओथ लेनी होती थी, जिसके अंदर वो मतलब वो कंट्रोल करेंगे अपने सेंस पे, अपने ऑर्गन्स पे, एंड दे विल नॉट फॉल इन अदर थिंग्स। पहले तो इनकी ये देख लेते हैं एज क्या थी। एज 8 to 12 थी और वेरी करती थी अकॉर्डिंग टू दी कास्ट। जैसे ब्राह्मण थे वो 8 ईयर्स के स्टूडेंट एंटर करते थे, क्षत्रिय के जो बच्चे होते थे वो 10 ईयर के अंदर एंटर करते थे, वैश्यास के बच्चे 12। इसमें ये नहीं लिखा है कि शूद्र नहीं करते थे, शूद्र भी करते थे अकॉर्डिंग टू देयर कंडीशन, क्योंकि नंबर ऑफ जो स्टूडेंट थे वो वेरी लेस थे, तो वो भी कर सकते थे। आप यू कैन से 12 ईयर के अराउंड वो कर सकते थे। फिर आता मीनिंग क्या था, मीनिंग ऑफ एजुकेशन, या बोले कि लास्ट में क्या होता था। कन्वोकेशन सेरेमनी होती थी, जैसे आज भी होता है आफ्टर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन। इसको समावर्तन समीक्षा बोलते हैं। इसमें वही पूरा स्टूडेंट टीचर तैयार होकर यानी प्रिपेयर होकर बैठते थे, टीचर्स लेक्चर देते थे लास्ट में, और वो बोलते थे कि आपकी एजुकेशन यहाँ गुरुकुल में तो कंप्लीट हो गई है, बट लाइफ में एजुकेशन कंटिन्यू रहेगी। तो एजुकेशन एक्वायर्ड होल लाइफ थ्रू सेल्फ स्टडी, तो इसको कंटिन्यू रखना। इस टाइप से वो इस तरह के लेक्चर दिया करते थे, और स्टूडेंट भी अपनी जो बातें थे वो भी कर सकते थे। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट वर द एम एंड आइडियल्स ऑफ एजुकेशन इन वैदिक पीरियड। ये अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। एनालाइज देयर रिलेवेंस इन द प्रेजेंट सिचुएशन। आज के टाइम पे उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, या क्या उसको देख सकते हैं आज के एजुकेशन में। तो वैसे तो हम इसको भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट एक कोर्स से स्टार्ट करें तो ज़्यादा ही अच्छा रहता है। जो खासकर जैसे फॉरेनर के हम लेते हैं, ये डॉक्टर अल्टेकर हैं। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने बोला कि एजुकेशन का जो एम होगा वो क्या है, इन्फ्यूज़न ऑफ स्पिरिट ऑफ पेटी एंड राइटियसनेस, फॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, इनकलकेशन ऑफ सिविक एंड सोशल वैल्यूज, प्रमोशन ऑफ सोशल एफिशिएंसी एंड प्रिजर्वेशन एंड स्प्रेड ऑफ नेशनल कल्चर may be described as the chief aim and ideals of an Asian education system। तो ये इन्होंने जो इतनी बातें बोली हैं, अगर आप उसको देखोगे इन पॉइंट वाइज, देन यू विल राइट ऑल दीज थिंग्स। जैसे आज के टाइम पे भी वो इतनी ही रिलेवेंट हैं। जैसे कुछ चीज़ें की हम बात करते हैं इसमें, फर्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर। आज भी अगर कैरेक्टर नहीं बना एजुकेशन से तो वो एजुकेशन बेकार है आज के टाइम पे भी। कैरेक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन टूडेज रिलेवेंस। अगर आप देखोगे, इन फ्यूजन ऑफ स्पिरिट ऑफ फेटी एंड राइटियसनेस। राइटियसनेस मीन्स आपको ये ज्ञान होना चाहिए कि व्हाट शुड वी डू और नॉट, व्हाट इज़ राइट और व्हाट इज़ रॉन्ग, तो ये आपको पता होना चाहिए। इनकलकेशन ऑफ सिविक एंड सोशल वैल्यूज़। आपको सोसाइटी में रहना है तो क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या अच्छी बातें हैं, वो सब आपको पता होनी चाहिए। अगर एजुकेशन ये सब नहीं बताएगी तो व्हाट विल बी द पर्पज ऑफ एजुकेशन, दिस विल बी ओनली कमर्शियल एजुकेशन जैसे आज हो रहा है। प्रमोशन ऑफ सोशल एफिशिएंसी एंड प्रिजर्वेशन एंड स्प्रेड ऑफ नेशनल कल्चर। तो सोशल एफिशिएंसी मतलब आप अदर पीपल से जो अनएजुकेटेड है उनसे कितना ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, ये भी आज के टाइम पर उतना ही रिलेवेंस है। कोई डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है तो पढ़ के ही बनता है, तो वो अलग हो जाता है, उसके अंदर कुछ वैल्यूज आ जाती हैं, तो सोशल एफिशिएंसी को शो करता है। वो डिसीजन ले सकता है ऑन बिहाफ ऑफ सोसाइटी। एंड प्रिजर्वेशन ऑफ नेशनल कल्चर। आपका कल्चर क्या है, आप उसको ही प्रिजर्व करके रखते हैं। जैसे हमारे यहाँ कुछ लोग देखते हैं, थोड़े एजुकेटेड होते ही गांव के लोगों को बोलते हैं जो अन एजुकेटेड होते हैं कि ये गंवार हैं, दे डोंट नो अबाउट द कल्चर। बट ये रॉन्ग अवधारणा है, यू कैन से दैट इट इज़ रॉन्ग, बिकॉज आफ्टर एजुकेटिंग यू शुड प्रिजर्व दिस सिस्टम आल्सो। ओके, आपकी लैंग्वेज आप अच्छी से बोल रहे हैं, बट जो लैंग्वेज है वो भी कल्चर का एक हिस्सा है, तो उसको आप चेंज नहीं करेंगे तो अच्छा होगा। आगे देखते हैं इसका आज के टुडेज टाइम में क्या रिलेवेंस है, इसको भी देखते हैं। तो देखते हैं प्रेजेंट टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग, प्रिजर्वेशन एंड एनहेंसमेंट ऑफ हेल्थ। तो आज के टाइम पे भी अगर आप हेल्थ देखोगे वेरी इंपॉर्टेंट है। विदाउट यू लिसन अबाउट इट, विदाउट गुड हेल्थ ऑफ अ बॉडी, माइंड विल आल्सो हेल्दी। तो इसमें क्या चीज़ें, राइट थिंकिंग, अच्छा सोचना चाहिए, राइज अर्ली, ब्रह्म मुहूर्त में बोलते हैं इसको। मतलब आज भी विलेज में आप देखोगे पीपल्स
अर्ली स्लीप अर्ली मॉर्निंग राइजिंग वाला सिस्टम होता है, जल्दी सो जाना, करीब 9 से 10 बजे के वो सो जाते हैं और मॉर्निंग में 4 से 5 बजे उठ जाते हैं। तो ये एक तरह से बॉडी को स्वस्थ रखने में, बॉडी को हेल्दी बनाने में हेल्प करता है। टू एब्सटेन फ्रॉम सेक्स और एंगर ग्रीड लव, तो आज भी इतने इम्पोर्टेंट हैं। ज़्यादा गलत नहीं सोचना चाहिए अबाउट सेक्स एंगर, ज़्यादा लालची नहीं होना चाहिए, ग्रीड लव ये सब में ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हेल्थ पे, हमारी बॉडी पे, माइंड पे गलत इफेक्ट डालते हैं। फिर हम देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज, तो ये भी इम्पोर्टेंट ही है। नॉलेज को बोलते हैं, नॉलेज इज द थर्ड आई ऑफ अ मैन, बिकॉज टू आईज विच इज गिवन बाय द गॉड have seen only metallic or physical world, but education tell us what is right, what is wrong, so it is called third eye of a man। इसको याद रखना, ये सब चीज़ें लिखोगे और अंडरलाइन करोगे तो मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। फिर आता है लैंग्वेज, ये सब हम डेवलपमेंट करते हैं नॉलेज में। ग्रामर तो सीखने पड़ते बिकॉज ऑफ टू रीड दी संस्कृत लैंग्वेज और अदर लैंग्वेज। एग्रीकल्चर, कैटरियरिंग, आर्ट्स एंड स्किल्स, these last 3 or 4 skills have important for life livelihood। तो फिर इसमें हम नेक्स्ट देखते हैं एक्विटेंस एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ सोशल एंड नेशनल ड्यूटीज़। तो जैसे हमारे यहाँ बोला गया कि 3 ऋण हैव टू पे डेप, जब तक जिंदगी हो 3 ऋण आप उतारते रहो। 3 ऋण मतलब डेप या कर्जा, जिसमें फर्स्ट है आपका ये पितृ ऋण, सेकेंड गुरु एंड देव। देव में आपके पूर्वज आ जाएंगे जिन्होंने आपके फादर को जन्म दिया या उससे पहले वाले। गुरु में जो टीचर्स आपको सोसाइटी में हैंड लाइक बना रहे हैं, उनका भी एक ऋण होता है। और पितृ का तो रहते ही रहता है, जो आपको इस लाइफ में लेके आए और आपके करियर के लिए पूरा इन्वेस्ट करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है इन योर एग्ज़ाम, और अच्छा परफॉर्म करना है। फिर नेक्स्ट आगे देखते हैं हम इसमें। फिर आता है प्रिजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कल्चर। अभी आपको याद होगा डॉक्टर अल्टरटेकर की जो बात थी, उसमें ये सब नोट थी ऑलमोस्ट। तो इसमें हमारे यहाँ कल्चर की बात करें तो है ही साथ में ये गृहस्थ आश्रम, पहले ब्रह्मचर्य, देन गृहस्थ, देन वानप्रस्थ एंड देन संन्यास। तो वानप्रस्थ का मतलब है कि यू आर नाउ लिविंग द गृहस्थ आश्रम, मतलब जो घर की जिम्मेदारी है वो आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन पे छोड़ रहे हो। और संन्यास का मतलब है नाउ यू डोंट हैव अ अटैचमेंट टुवर्ड द सोसाइटी, योर होम, योर फैमिली मेम्बर्स। इसका मतलब ये नहीं कि आप जंगल में चले जाओगे। यू विल रिमेन डी अटैच टू द सोसाइटी, योर फैमिली मेम्बर्स एंड वर्क फॉर ऑल, ऑल विल ऑल वर्ल्ड इज नाउ योर्स। इस टाइप की थिंकिंग होनी चाहिए। देन यू कैन पुट मोर थ्योरीज अकॉर्डिंग टू योर वे, बट दीज आर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आई हैव मेंशन हियर। एजुकेशन ऑफ लाइवलीहुड, आर्ट एंड स्किल, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम में हम देखें तो एजुकेशन हमें क्या बना रही है। अगर हम उससे कुछ अर्न नहीं कर पा रहे हैं तो वो बेकार की एजुकेशन है। जैसे आपने सुना होगा कि पोस्ट ग्रेजुएटेड और ग्रेजुएटेड पर्सन आर इंगेजिंग इन मनरेगा। मनरेगा जो महात्मा गांधी रूरल गारंटी एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, जिसके अंदर 100 डे वर्क मिलना ही मिलना होता है। उसमें क्या काम होते हैं? सारे मजदूरी के काम होते हैं। तो अगर पढ़े लिखे इंसान मजदूरी करेंगे तो फिर उनकी पढ़ाई लिखाई तो बेकार हो जाएगी। तो ये आज भी उतने रिलीवेंट है। फिर आप नेक्स्ट देखेंगे इसमें स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट मतलब लास्ट में एक इसका ये भी गोल होता है कि आपके अंदर एक जो वर्क करें वो अच्छे हों, आपकी इनर थिंकिंग अच्छी हो, प्योरिफिकेशन ऑफ इनर एंड आउटर, इसको इन्होंने बताया। तो ये मेन एम है साल्वेशन, यानी मोक्ष बोलते हैं हिंदी में, मोक्ष गेन करना। ये लास्ट एम ऑफ द एजुकेशन है, और ये जय मिलेगा जब हम इनर एंड आउटर प्योरीफाई कर लें अपने आप को। तो इसमें बस इतना ही है रिलेवेंस, और आप अपने हिसाब से इसमें थ्योरी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि डिस्क्राइब द ब्रीफ द चीफ एजुकेशन सेंटर ऑफ द वैदिक पीरियड। तो वैदिक पीरियड आपको ना ओल्ड वैदिक पीरियड है, इसमें तो सारे ये मिथिला का नाम आपने सुना होगा, ये सब रामायण में अच्छे से आता है। मिथिला नरेश, पाटलिपुत्रा वेरी फेमस, तक्षशिला इनकी लोकेशन याद रखें। जैसे तक्षशिला आपका पड़ता है, ये आज के अफगानिस्तान में पड़ता है। तो ये भी एक मेन एजुकेशन हुआ करता था, जिससे ये मिडिल ईस्ट के पीपल यहाँ आते थे, यूरोप के पीपल में एजुकेशन गेट करने आते थे। कन्नौज, के आपने के नाम भी सुना होगा रामायण में, राम जी की माता जी सबसे छोटी। तंजौर, कांची, प्रयाग, काशी, अयोध्या वर आल्सो स्पिरिचुअल सिटी ऑफ द इंडिया एंड वर्ल्ड फेमस, एंड एजुकेशन मेन सिस्टम आज भी है। उज्जैन, नासिक, कर्नाटक, कांची।
तो ये आप इनको याद रख लेना, नेम एग्जाम में आता है तो यू कैन राइट अबाउट देम। काफ़ी सिमिलरिटी है, ये मोस्टली स्पिरिचुअल सिटी हैं। एजुकेशन में सिमिलरिटी है, कहीं कहीं थोड़ा स्पेसिफिक हो जाता है तो वो आप देख लेना। वैसे ज़्यादा एग्जाम में आता नहीं है, फिर भी आप जितना कर सकते हैं कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रेजेंट अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ अर्ली एंड लेटर वैदिक पीरियड। तो अर्ली वैदिक पीरियड को हमने 2500 टू 500 रखा एंड देन लेटिक पीरियड पर रखा है। इसमें जो मेन डिफरेंस था वो था ऑक्यूपेशन बेस्ड कास्ट सिस्टम और ये कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशन सिस्टम। मतलब जैसे पहले कि हम वैदिक की बात करें तो अगर ये कोई फादर है और इनके सपोज 4 सन है, 4 बेटे इनके, एक ने वर्क चुना एजुकेशन का तो उसको ब्राह्मण बोला गया। फिर इसने लड़ाई यानी फाइट का चुना तो इसको क्षत्रिय बोला गया। देन इसने बिजनेस का या गश्त का सुना तो इसको वैश्य बोला गया। और थर्ड का आपका सर्वेंट यानी सेवा काम सुना तो उसको शूद्र बोला गया। तो पहले ऑक्यूपेशन डिसाइड करता था कि व्हाट इज़ योर कास्ट। एंड जब लेटर वैदिक पीरियड आया तो आपको एक पता ह्यूमन नेचर होता है कि जो ज़्यादा आराम में आ जाता है, या बोले कि जिसको ज़्यादा काम नहीं और ज़्यादा काम में सुख ज़्यादा मिले वो उसको परमानेंट करना चाहेगा। तो यही हुआ कि लेटर वैदिक पीरियड में जो वर्क कर रहा था उसको वही कास्ट दे दी कि भाई अब तुम ब्राह्मण रहोगे, तुम क्षत्रिय रहोगे, तुम वैश्य रहोगे, तुम शूद्र रहोगे। तो ये था लेटर वैदिक पीरियड। तो ये मेन डिफरेंस, यू कैन राइट ऑक्यूपेशन बेस्ड कास्ट सिस्टम और यहाँ कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशन सिस्टम हुआ। फिर कुछ सिमिलरिटी देखते हैं कि दोनों में सिमिलरिटीज़ क्या थी। सिमिलरिटी तो सिमिलरिटी में आप देखोगे सबसे पहले तो ये था कि दोनों में एक तरह से नैरोअर और वाइडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन था ही। फ्री फ्रॉम स्टेट कंट्रोल एंड फ्री एजुकेशन इन बोथ सिस्टम, दोनों ही था, यानी किंग का कोई इंटरफेरेंस नहीं था। प्राइमरी एजुकेशन घर में ही होती थी और हाई एजुकेशन गुरुकुल में होती थी। नो चेंज। एम रिलीजियस एंड मॉरल डेवलपमेंट सेम है। मीडियम संस्कृत ओरली, यानी मीडियम जो था लैंग्वेज वो संस्कृत होती थी और उसको ओरली पढ़ाया जाता था, जैसे आज रिटर्न में होता है सब कुछ, रिटर्न में नहीं होता था। टीचर्स जो होते थे वो हायर प्लेस ऑफ सोसाइटी होती थी, मतलब टीचर्स को जहाँ भी टीचर्स जाते थे सब उनका सम्मान करते थे, चाहे किंग हो या फिर पेरेंट्स हो या आम नागरिक हो। ये सिमिलरिटी थी। फिर इस टीचर स्टूडेंट का रिलेशन कैसा था, वो इन दी गुरुकुल में एक फैमिली की तरह रहते थे। गुरु जस्ट लाइक अ पेरेंट्स एंड स्टूडेंट जस्ट लाइक अ चाइल्ड, बट डिसिप्लिन में होते थे। ऐसा नहीं कि जैसे घर में हम लोग अपना मजाक वगैरह करते हैं, जोकिंग वगैरह, ऐसा नहीं था। तो दोनों में ही नो मास एजुकेशन थी। और अटेंशन की बात करें तो एजुकेशन, वुमेन एजुकेशन एक तरह से दोनों में लेस अटेंशन था, मतलब ज़्यादा फोकस नहीं था पहले भी और अब भी। इसका मतलब ये नहीं था कि एजुकेशन नहीं थी। वैदिक पीरियड में काफ़ी एजुकेशन थी लेडीज़ों के लिए, बट वो लेटर में और कम होती चली गई। हम बाद में डिफरेंस देखेंगे। तो ये सिमिलरिटीज़ हो गई हैं, आप इसको लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू योर वे। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम डिससिमिलरिटीज़ क्या क्या हैं, मतलब क्या क्या इनमें डिफरेंसेस हैं, ये हम पढ़ते हैं। अच्छा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जैसे हम देखेंगे लेटर वैदिक पीरियड में क्यूरिकुलम थोड़ा हायर एजुकेशन का वो ज़्यादा हो गया था, मोर एक्सटेंसिव हो गया था, जो कि लेस था इसमें, इसमें कम था। इसमें जैसे इकोनॉमी आ गया था, एस्ट्रोलॉजी आ गया था, ब्रह्म विद्या वगैरह आ गई थी, ये सब चीज़ें इसमें नहीं थी इतने। ऑल कास्ट पर्सन बिकम टीचर्स, बट इसमें नहीं बन सकते थे, ओनली ब्राह्मण बनेंगे बस, क्योंकि कास्ट बेस्ड सिस्टम हो गया था ऑक्यूपेशन। तो ये आपको याद रखना है। ड्रामा, स्टोरी टेलिंग, ये सब स्टार्ट था, जो कि इसमें नहीं था। ऑल चिल्ड्रन कुड जॉइन दी गुरुकुल, ये वैदिक पीरियड में था, जबकि इसमें शूद्रराज को कंप्लीट बैन कर दिया गया, जबकि इसमें कंप्लीट बैन नहीं था वैदिक में, इसमें हो गया कंप्लीट बैन। सिंगल टीचर इंस्टीट्यूशन होते थे, यानी एक गुरुकुल, उसमें एक टीचर ओनली। इसमें मल्टी टीचर इंस्टीट्यूशन हो गए, क्योंकि डिफरेंट सब्जेक्ट और डिफरेंट टीचर्स। स्टूडेंट चूज सब्जेक्ट, वैदिक पीरियड में ये एक हैबिट थी कि स्टूडेंट अपनी हैबिट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते थे। इसमें एक फिक्स करिकुलम कर दिया और स्टूडेंट को उसी को पढ़ना होता था। वुमेन एजुकेशन ज़्यादा थी इसकी, अगर कंपेरिजन करें इसमें कम थी। तो ये कुछ इसके डिससिमिलरिटीज़ थी, और यू कैन से यू कैन डिफरेंशिएट अकॉर्डिंग टू बेस ये सिस्टम। तो आई थिंक ये पॉइंट्स हैं। अगर ये ज़्यादा मार्क्स का आता है तो आप और इसमें थ्योरी इंक्लूड कर सकते हो, क्योंकि मैं तो पॉइंट में लिखा है, आप पूरे पूरे सेंटेंस में लिख सकते हो।
फिर ये लास्ट क्वेश्चन है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना, ये एग्जाम में आ सकता है, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। इसमें आपको एनालाइज करना है मेरिट और डिमेरिट ऑफ वैदिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन। वैदिक सिस्टम की क्या तो मेरिट थी, यानी क्या उसकी इच्छाएँ थी, और क्या डिमेरिट थी जो आगे इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, और उसका कंट्रीब्यूशन टू दी मॉडर्न इंडिया में भी देखना है कि आज के टाइम में उसका क्या कंट्रीब्यूशन है। मेरिट की बात करें तो फ्री एजुकेशन थी, जो कि यहाँ फ्री नहीं हो गई थी। स्टूडेंट आई मीन एजुकेशन वाज नॉट रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट, मतलब ये डीमेरिट भी होगी। अगर ये अच्छाई है तो ये बुराई भी कर दी इन्होंने। एक्सटेंसिव मीनिंग ऑफ एजुकेशन था, इसमें नो फिक्स्ड सोर्स ऑफ इनकम थी, डीमेरिट में ये था। मेरिट में देख लेते हैं पहले। एक्सटेंसिव एम ऑफ एजुकेशन था, एक्सटेंसिव क्यूरिकुलम था, स्पेशलाइजेशन था, डेवलपमेंट ऑफ गुड टीचिंग थी। आप देखोगे कि इसमें जो हमने पीछे पढ़ा है वही सब चीज़ें रिपीट हो रही हैं। तो ये पॉइंट्स को याद रख लोगे तो आप यू कैन आंसर ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन। अगर इस चैप्टर से फिर अब कोई भी क्वेश्चन आएगा यू कैन आंसर इफ़ यू रिमेंबर दीज पॉइंट्स इन दिस वीडियो। अगर आप इतना भी कर लोगे तो ये हो जाएगा। फिर आप देखोगे आगे इसमें डिस्क्रिप्शन लाइफ ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट था। कोऑर्डिनल रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, जो मैंने बताया था, टीचर जस्ट लाइक अ गार्जियन एंड स्टूडेंट जस्ट लाइक अ चाइल्ड। सुटेबल एनवायरनमेंट ऑफ गुरुकुल एंड रिचुअल टाइप थिंग्स। डीमेरिट इसके अपोजिट हो जाएंगे, जैसे अनऑर्गेनाइज क्यूरिकुलम था, क्योंकि बच्चे अपने हिसाब से पढ़ रहे थे, तो एक ऑर्गेनाइज सिस्टम भी नहीं था, जो अच्छाई भी है बुराई भी है। एम्फोसाइजिंग ऑन रोट लर्निंग, मतलब एक तरह से रटाया जाता था बोल बोल के। रेगुलर डिसिप्लिन था, डिसिप्लिन भी कुछ बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया था, जिसमें होता है ना एक लिमिट से ज़्यादा भी चीज़ें प्रॉब्लम करती हैं। लैक ऑफ मास एजुकेशन, ये तो एक था ही। लैक ऑफ प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वुमेन एजुकेशन, ये तो एक इसमें कमी थी। एक्सेसिव एम्फोसाइज अपॉन रिलीजियस एंड मोरल एजुकेशन, बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता था इन चीज़ों पे। तो जो एक तरह से आप देखोगे मेरिट हैं, कहीं ना कहीं उनके अनदर वे में आप उसको मेरिट भी बोल सकते हो। तो अगर आपने ये सब ध्यान से देखा होगा तो एग्ज़ाम में अगर आएगा तो आप कर दोगे 100%। इसको ध्यान से देखना पड़ेगा आपको, बस ये पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे आपको। अब देख लेते हैं इनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा आज के टाइम में सोसाइटी में। अगर हम देखें पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन। आज एजुकेशन में आप देखोगे सरकारी स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल हैं, दे आर रेगुलेटेड बाय स्टेट, और सोसाइटी भी करती है, यानी कि जो प्राइवेट स्कूल हैं ये इनको सोसाइटी स्कूल ही बोलते हैं। तो आज रिलीवेंट है ये। कैटेगराइजेशन ऑफ एजुकेशन डिफरेंट लेवल, आज आप देखोगे प्राइमरी, फिर ये इंटरमीडिएटरी, हायर, और फिर ये ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ये सारे लेवल्स बने हैं अकॉर्डिंग टू प्रीवियस मिस्टेक। फिर नैरो एंड वाइडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन दोनों मिल जाएंगे। यूनिवर्सल एम ऑफ एजुकेशन, अब यूनिवर्सलाइजेशन हो गया है और ग्लोबलाइजेशन भी हो गया है। इक्वल एजुकेशन ऑफ मैन एंड वुमेन, अब आप देख रहे हो लड़के लड़कियों को समान समझा जा रहा है, एक अच्छा साइन ऑफ सोसाइटी। एम्फोसाइजेस अपॉन रिलीजियस एंड मोरल एजुकेशन, तो ये सीधा सीधा उसी से लिया गया है। तो अगर आप इस वीडियो को देखते हैं पूरा कंप्लीट और इसको याद रख लेते हैं तो आई थिंक यू कैन सॉल्व ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। And okay, thank you for watching this video, and next video I will discuss about education in Buddhist period.